नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज 26 मई है। आज से 12 साल पहले 26 मई 2014 को देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने से तब से लेकर अब तक निरंतर उनकी सत्ता कायम है, उनका शासन चल रहा है। 7 जून को इस सरकार के 12 साल पूरे हो जाएंगे। इस पर प्रदेश में यानी हरियाणा में एक महाअभियान चलाए जाने का फैसला हुआ है। 5 जून से 21 जून तक ये कार्यक्रम होने हैं, जिसमें प्रेस वार्ता है, जिसमें गांव-गांव में जाकर सरकार की उपलब्धियां बताने की बात है, सोशल मीडिया कैंपेन है, वृक्षारोपण है और सांसद विधायकों का अपने अपने क्षेत्र में प्रवास है। इस तरह की बहुत सारी एक लंबी चौड़ी सूची प्रदेश में बनाई गई है, जिसमें 12 साल की उपलब्धियों का जिक्र होना है और उसकी बात होनी है। ये बात सच है कि 12 साल का शासन, लगातार शासन एक उपलब्धि बीजेपी के लिए है। वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो इतने लंबे समय से सत्ता में है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं इतने लंबे अरसे में जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके साथ ही कई और भी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो बीजेपी इसे उपलब्धि के तौर पर देख रही है और इस पर प्रदेश में, हरियाणा में एक महाअभियान चलाए जाने की बात हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अब ये जो कैंपेन है या फिर ये जो अभियान है, इसे किस तौर पर देखा जाए? उपलब्धि के तौर पर देखा जाए या फिर वर्करों को एक्टिव करने के तौर पर देखा जाए या आने वाले चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जाए? इस पर आज बात करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि इस महाअभियान को लेकर क्या कुछ कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7 जून को 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और लगातार बगैर छुट्टी के लगातार जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है सबसे बड़ा है, ऐसे 7 जून को नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल पूरा होगा उस पर भी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो विकसित भारत का जो संकल्प है, उसको लेकर भी हम जनता के बीच सीधा संवाद करेंगे, संगोष्ठियां करेंगे, प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जी के रूप में 12 वर्षों में देश में जो बदलाव आया उसको लेके ज़मीनी तौर पर कुछ कार्यक्रमों की रचना की है। इसमें विधायक, सांसद, पार्टी के पदाधिकारी विशेष संपर्क अभियान के जरिए मोदी सरकार की उन सारी उपलब्धियों को भी व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर पहुंचाएंगे। प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी होगी, घर घर संपर्क का अभियान भी जिसमें शामिल है। और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप हिंदुस्तानी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सुरेश रोड साहब, और विजेंद्र रेड्डू जी इंडियन नेशनल लोक दल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संदीप भाई, शुरुआत में बताएं मुझे कि ये एक और इवेंट या फिर वाकई 12 साल की उपलब्धि गिनवाने का अवसर, ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जाए या मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच में घर घर पहुंचना पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा? जी नमस्कार वरुण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद गैर कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री रहे, इलेक्टेड प्रधानमंत्री, अगर इलेक्टेड की हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजाद भारत के बाद सबसे ज्यादा दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। और देश के करोड़ों करोड़ों देशवासियों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी में भरोसा दिखाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा दिखाया है। उसी का परिणाम है कि आज 12 साल हमको हो गए हैं और 12 साल होने के इस अवसर पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता से संपर्क करके सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को उसके घर तक लेके जाएगा। तो उसी के लिए पार्टी की तरफ से कुछ कार्यक्रम डिसाइड किए गए हैं। उसमें प्रगति पथ यात्रा है, वो होगी। अभी पर्यावरण दिवस है तो वृक्षारोपण किया जाएगा बड़े स्तर के ऊपर। एक पेड़ मां के नाम के ऊपर लगाया जाएगा। और
विकसित भारत की संकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 जब हो, आजादी के 100 वर्ष जब पूरे हो, तो हमारा भारत विकसित हो, तो विकसित भारत संकल्प अभियान और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन ये जिला स्तर के ऊपर आयोजित किए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, अपनी योजनाओं को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जो भी कोई व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से अछूता कहीं छूट गया है तो उनको इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, कोई भी व्यक्ति छूट ना पाए, तो उसी के लिए एक कार्यक्रम की रचना की गई है कि जनसंपर्क से किस प्रकार से ज्यादा जन कल्याण हो। ठीक है, तो आप ये नहीं मानते हैं कि जहां रोज बढ़ते पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतों को लेकर विपक्ष आपको घेर रहा है, उनके बीच में आप ये बताने जा रहे हैं कि देखिए हमारी उपलब्धियां हैं। टाइमिंग क्या आपको लगता है ये ठीक है? पब्लिक ये समझेगी कि वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हैं, इसलिए इस बात को दरकिनार या साइड कर लेते हैं और जो आप उपलब्धियां बताएंगे वो सुनेगी पब्लिक? देखिए, ये एक वैश्विक चुनौती है और जनता इस चीज को भली भांति परिचित है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं वो भी जब पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हैं और जनता से पूछते हैं कि आज इतने पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, इस पे आपका क्या कहना है, तो जनता का रिएक्शन यही होता है कि ये एक वैश्विक चुनौती है। तो जनता खुद समझ चुकी है, ये कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण नहीं हुआ, ये भाजपा सरकार की नीतियों के कारण नहीं हुआ, ये एक वैश्विक चुनौती है जिसमें 140 करोड़ देशवासी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े। कांग्रेस के टाइम में रेट बढ़ते थे तो आप कहते थे ये हाथ नहीं है हथौड़ा है जिसने ये रेट बढ़ा दिए। मुझे याद है जब वो 7.5 रुपए बढ़े थे तब आपने किस तरीके से, बीजेपी ने किस तरीके का माहौल बनाया था। एक मुश्त 7.5 रुपए बढ़े थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो वो भी कह सकते थे हमारी नीतियां नहीं है, ये तो वैश्विक परिस्थितियां हैं। नहीं, अगर दोनों समय का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उससे निष्कर्ष बिल्कुल साफ हो जाएगा और उसी निष्कर्ष को देखते हुए तो जनता ने हमको चुना है। ओके भाई, कांग्रेस ने ऐसा तो है नहीं, कांग्रेस ने 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, हमको अभी लगातार 12 साल हुए हैं। तो अगर हम कहीं गलती करते, अगर हम कहीं जनता को भ्रमित करते तो जनता हमको सिर्फ एक बार चुनती, दोबारा नहीं चुनती। दोबारा के बाद भी जनता ने तिबारा चुना है। तो जनता को पता है कि मोदी जी की गारंटी है, उसके ऊपर जनता को भरोसा है। कांग्रेस के भ्रम पे, कांग्रेस की अफवाहों पे जनता को भरोसा बिल्कुल नहीं। सुरेश अरोड़ा साहब, ये 12 साल गैर कांग्रेसी सरकार के किसी लगातार होना, ये वाकई बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि तो है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे अकेले प्रधानमंत्री जो लगातार 3 बार बने हो, मतलब इंदिरा जी बनी थी लेकिन बीच में गैप था, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हो, ये भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि तो है। अब वो इस 12 साल को लेकर के हरियाणा में खासकर महाअभियान चलाएगी जिसमें सांसद और विधायक भी जा जाके रात्रि प्रवास करेंगे और घर घर जनसंपर्क। तो अभी तो हरियाणा में ना चुनाव है ना कुछ है, लेकिन जनसंपर्क घर घर करने के पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है? वरुण जी, मुझे और मेरी पार्टी को महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बिगड़ी कानून व्यवस्था से सरकार अपना हाथ पीछे खींच रही है, यह दिखाई पड़ रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, यह दिखाई पड़ रहा है। ये विरोधाभास भी दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते क्या कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो घर पर रहकर या वर्क फ्रॉम होम की बात की थी। अब अपने ही विधायकों को, अपने ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदेश किया है कि आप जाइए और सरकार की वाहवाही जगह जगह जाकर कीजिए, बूथ स्तर पे या जो भी है इनका ब्लॉक लेवल पे। ये विरोधाभास भी दिखाई पड़ रहा है। और रही बात उपलब्धियों की, इनकी उपलब्धि क्या है इस पर भी बात कर लेते हैं वरुण जी। इन्होंने सबसे पहले नोटबंदी की, कहा कि आतंकवाद की कमर तोड़ देगी ये नोटबंदी। पहलगाम और पुलवामा की घटना ने साबित कर दिया कि उससे आतंकवादी घटनाओं पे कोई इंजाम नहीं आया। यानी नरेंद्र मोदी जी की
जो बात थी वो झूठी साबित हुई। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लेकर आए, भारत में लघु उद्योगों को समाप्त करके रख दिया। जो अपना पेट पाल रहे थे लोग छोटा कारोबार करके, वो सब के सब इन्होंने धराशायी कर दिया। ये इनकी जीएसटी की उपलब्धि रही है। इसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में मजदूरों को आजादी के बाद बड़े बुजुर्ग कहते नजर आए, राजनीति से ऊपर उठ के वरुण जी आपके चैनल पे बात बताता हूं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो रेडू जी भी सहमत होंगे मेरी बात से, उसको मारकाट बोलते हैं देहात में, देसी भाषा में। एज भी पुराने लोग ये कहते हैं जो बुजुर्ग थे कि हम तो मारकाट के 2 साल बाद, 4 साल बाद या 2 साल पहले पैदा हुए थे। वो एक पैमाना रखते थे। वो घटना इतनी डरावनी थी, सबको याद। ये मारकाट के बाद पहली बार मजदूरों को दिल्ली जैसे महानगरों से पैदल पलायन करना पड़ा। अपने गांव में, अपने देहात में ना बस की सुविधा दे पाए, ना रेल की सुविधा दे पाए। ये असलियत है इनकी उपलब्धियों की। उसके बाद ये कहते थे कि हम 2022 तक के किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसान आंदोलन में 750 किसानों की इन्होंने जान ले ली। ये इनका विरोधाभास साबित करता है कि उन्होंने एमएसपी ही मांगा था, आय दुगनी करने की बात तो उन्होंने मांगी भी नहीं कि आप हमारे को तो एमएसपी दे दो, चाहे उससे दुगनी से कम रह जाए उनकी आय या उनका मुनाफा। उसके बावजूद भी सरकार ने अत्याचार किसानों पे किया और 750 किसानों का खून पी गई है जन विरोधी सरकार। इसके बाद बात आती है स्टार्टअप इंडिया शुरू किया इन्होंने। आज क्या हालात है वहां की, एक एनसीआर की एक यूनिवर्सिटी में किस तरीके से फजीयत हुई थी प्रधानमंत्री की भी और उनकी सरकार की भी सबके सामने। और रही बात शिक्षा की और स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के तो कोरोना में ही ढोल पिट लिया। शिक्षा में हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं। मेधावी छात्र और छात्राएं वरुण जी सुसाइड कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एनआईटी रैक है, वहां पर पिछले 1.5-2 महीने में 5 छात्रों ने या छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। ये इनकी शिक्षा नीति है। अनपढ़ लोग शिक्षा के ठेकेदार बना के इन्होंने बिठा दिए। इन्होंने ना फौज को बख्शा, अग्निवीर ले आए, परमानेंट फौज का सत्यानाश कर दिया। ना इन्होंने हेल्थ को बख्शा, स्वास्थ्य को, ना शिक्षा को बख्शा। उसके बाद बात एक ये भी कर लेते हैं कि मैं विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आरोप ही नहीं लगा रहा। और ये जो उपलब्धि की मीटिंग इन्होंने आज आपने बताई है वरुण जी अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश और देशवासियों को, ये अब शुरू नहीं करेंगे इसको। ये तो शुरुआत पहले कर चुके हैं 10 दिन 15 दिन पहले। और कहां शुरुआत की और किस बीजेपी के नेता ने की वो बताता हूं। कृष्णपाल गुर्जर जी ने फरीदाबाद में कर दी थी शुरुआत, उनके साथियों ने। उन्होंने ये बता दिया था कि 2014 से पहले सड़कें 10 साल 15 साल तक टूटती नहीं थी। अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा आज कोई तुम सड़क बनाते हो 4 महीने में वो टूट जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के श्री अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के जमाने के सीनियर नेता और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने मीडिया के सामने बोला है। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, इससे ऊपर कहने को कुछ बचता नहीं है। ये सिर्फ ध्यान हटाना चाहते हैं देशवासियों। आपको मैंने मौका दिया, आपने विस्तार से अपनी बात रखी। तो रेणु साहब धन्यवाद जी। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गैर कांग्रेसी दल रहे हैं, राजनीति करते हैं, उसमें लगातार 3 बार सरकार केंद्र में और 12 साल से लगातार सरकार का होना, इसे एक उपलब्धि के तौर पर बीजेपी पेश करेगी और बीजेपी के लिए अचीवमेंट भी ये है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब जब हरियाणा में महाजनसंपर्क अभियान, उसमें विधायक, सांसद और बाकी तमाम पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाना और इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वृक्षारोपण, उसमें घर घर जाकर उपलब्धियां बताना, हरियाणा में अभी इस तरह के कार्यक्रम करने के पीछे आपको क्या उद्देश्य नजर आता है? आपके जुड़े हुए हर व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। देखिए, जो ये इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता और हर नेता एक बात तो खुले मन से कहते हैं कि भाई हम 24 आवर्स इलेक्शन में लगे रहते हैं।
हमें सरकार कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, जनता का भला कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। हम तो 24 हार जो है ना, और 24/7/365 चुनाव में लगे रहते हैं। एक चुनाव जीतते हैं तो अगला हम शुरू है। ये उसी की एक कड़ी है जो कि इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन मैं तो इनसे ये पूछना चाहूंगा, मैं इस बात की बधाई देने में मुझे कोई हिचक नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, वो आदरणीय भी होता है और सम्मानित भी होता है। और जो विरोधाभास चलते रहते हैं, लेकिन 12 साल तक लगातार उन्होंने देश को शासित करने का काम किया। देश को बहुत सारी उम्मीदें दी, बहुत सारी उन्हें इच्छाएं थी कि वो हमारी पूरी होंगी। अभी हाल ही की बात है, मोदी जी ने अपील की देशवासियों से कि आप जो है ना सोना ना खरीदें, आप जो है ना तेल बचत करें। और जैसे सुरेश रोड जी ने भी इस बात को दोहराया कि भाई वर्क फ्रॉम होम करने का काम करें। अब पहला प्रश्न तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यही पूछना चाहूंगा, ठीक है आपकी सरकार है, आपके पास तंत्र है, आप जाइए और अपनी उपलब्धियां जो है ना प्रदेश के लोगों को बताएंगे। आप हमारे रोकने से तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको प्रदेश से कोई प्रदेश हित के बारे में सोच रहे, आप अपने चुनाव के बारे में सोच रहे हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप जाएंगे कैसे? आप बुग्गी से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे या काफिले में जाएंगे? ये पहला सवाल आपके ऊपर यही बनता है कि जिस प्रकार से आपने साइकिल यात्रा आपके मंत्रियों ने निकाली, एक दिन का हरियाणा प्रदेश में ड्रामा किया कि साइकिल से ऑफिस जा रहे हैं, तो क्या इन प्रोग्रामों में भी आपका काफिला साइकिलों से ही जाएगा? क्योंकि तेल की मार बहुत पड़ी हुई है लोगों के ऊपर। क्या इन काफिलों में या इतने सारे आप प्रोग्राम करोगे, ये फ्यूल से जाएंगे, फ्यूल खर्च होगा या फ्यूल को यहाँ पर बचाने का काम आप काम करेंगे? दूसरी बात वरुण जी, ठीक है 12 साल शासन किया, प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने इनको सत्ता सौंपने का काम किया और इनको सौंपा, इन्होंने चलाया जैसे भी चलाया। लेकिन जैसे अपने सुरेश रोड जी ने बहुत सारी बातें बताई, उनको आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो इस सरकार ने काम ये किया है कि अयोग्य व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पोस्टों पर केवल मात्र इसलिए बिठा देते हैं क्योंकि वो इनकी मशीन में धुल करके आ जाते हैं। नहीं तो क्या कारण है? नीट जैसे पेपर लगातार जो है ना लीक हो रहे हैं, लाखों लोग बच्चे उसमें लाखों रुपए खर्च करके अपनी तैयारियां करते हैं और 20-20, 30-30 हजार हिंदुस्तान के युवा फांसी इसलिए खा लेते हैं कि इन्होंने अपनी जमीन बेच करके पेपर की तैयारी की। और फिर जब पेपर वो देकर के अपने माता पिता को फोन किया, पापा इस बार तो मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा और आपने जो मेरे ऊपर जोखिम लिया था, इस बार आपकी जोखिम को मैं पूरा करके आया हूं। और तब पता लगता है कि पेपर लीक और नीट की परीक्षा रद्द और वो लोग सुसाइड कर ठीक है, ओके। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपने जिम्मेवारी सौंप रखी है, वो एक बार भी पेपर को बचाने का काम नहीं करते, हर बार पेपर लीक होता है, भाई क्यों, कौन है इसके पीछे? ये प्रश्न सबसे बड़ा है। दूसरी बात देखिए, जो है ये क्या करते हैं, अपनों को बचाते हैं, गैरों को फंसाते हैं। ये पॉलिसी इनकी है। अपना आदमी कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, पूरी पार्टी, पूरी सरकार खड़ी होकर के उसको संरक्षित करने का काम करती है। और गैर कोई यदि आंख दिखा दे तो उसके ऊपर दबाव बढ़ा करके, डर डंडा दिखा करके या तो पार्टी में शामिल करते हैं और या फिर उसको जो है ना भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि आज जो लोग आलोक वर्मा जैसे हमारे हरियाणा प्रदेश में बैठ करके हरियाणा प्रदेश के युवाओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं और वो पेपरों को नहीं बचा पा रहे हैं, लीकेज पेपर। ठीक है रेणु साहब, आगे विस्तार से बात आ गई। ये इन्होंने काम करने का काम किया है। तो ये मैं जवाब लेता हूँ। तो संदीप भाई, ये आपकी हाँ सर बात आ गई है, विस्तार से आपने बोल लिया, मैंने पूरा अवसर दिया। और भी बहुत सारी बातें हैं, बेरोजगारी में ले लीजिए, क्राइम में ले लीजिए, रेणु साहब सुरक्षा में ले लीजिए, शिक्षा में ले लीजिए। ये कह रहे कि हमने देश को बदला। क्या बदला भाई? जब हमारा देश मैं एक सवाल, अब ठीक है रेणु साहब प्लीज, बहुत सारे सवाल हो गए ना, मुझे आप तो मंच मत बनाइए इसे, आप रुक जाइए। ठीक है, ओके। क्या हिंदुस्तान को ये दिन भी देखने
कि अमेरिका का राष्ट्रपति आपकी बात बताएगा, विस्तार से आ आप गई। ईरान प्लीज, से फिर लेंगे, वो उतना या समय फिर सीमित है मेरे रूस पास। से ठीक है, लेंगे, या 20 दिन ठीक की है। मोहलत मिलती है संदीप, आपको, 10 दिन की मोहलत मिलती है। संदीप भाई मुझे ये दिन बताएं, तो नहीं देखने रेणु चाहिए साहब भाई। ये प्लीज, दिन तो हमारे दिन आए। रेणु साहब प्लीज। तो संदीप भाई, ये जैसे पेपर लीक का मामला है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल है, इन सब चीजों के बीच में ये कार्यक्रम करना, एक तो आपकी टाइमिंग, कहीं ऐसा तो नहीं है टाइमिंग कहीं बैकफायर कर जाए, ऊपर से विपक्ष आपको निरंतर घेर रहा है। तो एक तरफ अब वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप लोग अपील कर रहे हैं ईंधन बचाइए, दूसरी तरफ आपने सूची बना दी है इतने सारे कार्यक्रमों की। जी देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के साथी ने कुछ बातें की, धन्यवाद इनका इसलिए करूंगा क्योंकि इन्होंने सरकार की योजनाओं को भी गिनवाया उसमें। लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय बच्चे एबीसीडी याद करते थे तो कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट होती थी। ए फॉर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, बी फॉर बोफोर्स घोटाला, सी फॉर कोच स्कैम घोटाला, सी फॉर कॉमनवेल्थ घोटाला, कहीं 2G स्कैम, कहीं जीजाजी स्कैम, कहीं दामाद दरबारी डीलर स्कैम। इस तरीके की बच्चे एबीसीडी याद करते थे। एबीसीडी आज भी बनती है और आज भी बच्चे याद करते हैं, बच्चों की वायरल भी हो रही है। आज ए फॉर बच्चे क्या बोलते हैं? आज बच्चे बोलते हैं ए फॉर आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जिससे लगभग 50 करोड़ के आसपास लोगों ने इसका फायदा उठाया। बी फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। आप देखिए हरियाणा में बेटियों की क्या स्थिति थी उस समय, सेक्स रेशियो क्या था। मोदी जी आए, सरकार ने योजना शुरू की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस योजना का लाभ आज पूरे देश को मिला है। सी फॉर साइबर सुरक्षित भारत योजना, डी फॉर डिजिटल इंडिया मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ई फॉर ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एफ फॉर फिट इंडिया मूवमेंट, जी फॉर गरीब कल्याण योजना, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, हर घर जल मिशन, हर घर जल मिशन जिसके माध्यम से लगभग 16 करोड़ परिवारों को इसका फायदा मिला है। हाउसिंग फॉर ऑल, लगभग 5 करोड़ देश के लोगों को इसका फायदा मिला है। आई फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी रिफॉर्म, जे फॉर जन धन योजना। कांग्रेस के समय में जिन लोगों का बैंक में खाता नहीं होता था, आज लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के खाते मोदी सरकार ने खुलवाए जन धन योजना के माध्यम से। इसके अलावा जल जीवन मिशन, इसके अलावा जन औषधि स्कीम, कैसे कौशल विकास, किसान सम्मान निधि, एल से लेबर कोर्स रिफॉर्म, एल से मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, मिशन पोषण, मिशन शक्ति। नहीं फिर ये मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं आपको ये आपके माध्यम से कि जो कांग्रेस के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, वो भी इन योजना का लाभ उठाएं। टाइमिंग को लेकर ज्यादा से ज्यादा योजना, देखो ये हमारे विपक्ष में है वो एक अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस के भी कार्यकर्ता, कांग्रेस से भी जुड़े हुए लोग इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे तो उनको इसका फायदा होगा, क्योंकि हमारी योजनाएं सबके लिए है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ऊपर काम करती है। नहीं तो संदीप भाई, वो कह रहे हैं एक तरफ तो आप कह रहे हैं ईंधन बचाओ, दूसरी ओर आप कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, अब इस बात का भी जवाब देता हूं। देखो कांग्रेस के लोग है, क्या है, ये मुद्दे खोजती हुई पार्टी है। आज वरुण जी इनके पास मुद्दे नहीं है, तो इसलिए कभी इन्होंने थोड़े दिन पहले बुजुर्गों की पेंशन काटने का एक मुद्दा, बनावटी मुद्दा बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको एक बार में डिफ्यूज कर दिया। अब वो कुछ नहीं बचा। इसके बाद इन्होंने कोई और दूसरा मुद्दा पकड़ा। अभी जब चुनाव का समय था तो ये बोले कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप के बाहर, गैस सिलेंडर के लिए किलोमीटरों लंबी लाइन है। भाई जनता तो थी ना, जनता तो देखती है कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जनता को भ्रमित तो नहीं कर सकते। लेकिन ये मुद्दा विहीन पार्टी मुद्दे खोजते हुए एसी कमरे में बैठ के मुद्दे बनाते हैं। वही कारण है कि इनके मुद्दे उसी टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने, देश की जनता बिल्कुल उनको निचोड़ देती है बिल्कुल। तो अब ये इस तरीके की बातें करके फिर से जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल हमारी पार्टी की मीटिंग थी, वरुण जी वहां पे हमारे विधायक, मंत्री, एक एक गाड़ी में 3-3 मंत्री बैठ के आए हैं, 4-4 मंत्री बैठ के आए हैं। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? जो हमारे और जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, एक एक गाड़ी में 4-4, 5-5 लोग चल के गए हैं। ओके, देखो क्या है कि लोगों को ये दिखाई देता है
कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो जो बोलता है उस चीज को ओके सुनता ओके, है। ठीक है वो आत्मसात संदीप भाई, करता है। आगे ठीक है, अब बात आ गई आपकी। तो सुरेश जी, जब ये बीजेपी ये कह रही है कि हम घर घर जाकर उपलब्धियां बताएंगे, तो क्या इसे ये ना देखा जाए कि बीजेपी भाई खुद ही आगे आकर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है? तो अगर कोई सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड रख रही है तो क्या उसको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि उसकी जवाबदेही है और वो बता रही है कि उसने क्या किया? वरुण जी, रिपोर्ट कार्ड रखने का जब समय आया, वो मनोहर लाल खट्टर जी के हाथों से, उनके मुंह से रखा जाना चाहिए था। उनको ये दिल्ली लेके छिपा दिया। नायब सिंह सैनी जी कहते हैं कि मेरी चलती नहीं कहीं पर, तो वो क्या रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और क्या इन्होंने केंद्र के 12 साल पे ये फिर इधर उधर की बात केंद्र की भी बात कर रहा हूँ। केंद्र भैया हमारा तो रिपोर्ट कार्ड दूसरी बात 19 में जनता ने देखा, 24 में देखा। नायब जी का रिपोर्ट कार्ड जब 2025 में निकाय चुनाव हुआ था तब जनता ने मोहर लगाई, और जब 26 में चुनाव हुआ तब जनता ने मोहर लगाई। आप कब तक इस तरीके से जनता को गुमराह करते रहोगे? हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है, हम लेके जाते हैं। आपके पास क्या है? अरे आप मुद्दा नहीं बना पा रहे हो भाई। एक सेकंड, मैंने पूछा, सवाल पूछा है। टूटी हुई है, बिखरी हुई है, दड़ों में बटी हुई है। आपके नेता एक दूसरे पे क्या कमेंट देते हैं आपको नहीं पता। अभी कल आपकी सद्भाव यात्रा का समापन था, आप के नेता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में क्या बोला? रोहतक किसका गढ़ है? किसका गढ़ है रोहतक? कौन बताएगा? और उसका बस एक दूसरा करता है। नहीं, आप ये बताइए, जो इस पे कल करेंगे डिबेट, आज का टॉपिक नहीं है, छोड़ दीजिए। तो दड़ों में बटी हुई, अच्छा संदीप भाई रुकिए, और जनता के हित की बात कैसे कर सकती है? ठीक जी, रिपोर्ट कार्ड जी, सुरेश भाई। जी वरुण जी, मैं ये बताने लगा था, मैंने बेखूबी बताया, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे अग्निवीर योजना लेके आए हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, हर जगह फेल है। अगर कोई सरकार वास्तव में काम करती है तो उसको अपना खुद जाके डंडोरा पीटना नहीं पड़ता, लोग प्रचार करते हैं। ये राजनीतिक मर्यादा रही है इस देश में। ये पहली बार सुनने में मिल रहा है कि अपना प्रचार करने के लिए सरकार खुद अब मैदान में आ रही है। सरकार तो जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए बनाई जाती है, सरकार डंडोरा पीटने के लिए नहीं होती। बदलाव क्या आया इनके राज्य में? इतना आया, आप चुनाव लड़ते हैं वरुण जी, आपको एसडीएम, लोकल एसडीएम से परमिशन लेके 2 या 3 गाड़ियों पर माइक लगाना पड़ता था। इनके समय में क्या बदलाव आया? अब खीरा बेचने वाला या कोई टमाटर बेचने वाला भी गाड़ी के ऊपर माइक लगा के बोलता है कि इतने रुपए किलो टमाटर और खीरे ले लो। इनके काल में यह बदलाव आया है कि उसी प्रचलन पर ये चल रहे हैं। आप सब्जी बेचो, आप कुछ भी करो, लेकिन आपको इस तरीके से प्रचार करके, कोई बीमार है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, इनके यहां पर कोई कानून नहीं, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई का सत्यानाश करना या डंडोरा पीटने में माहिर है। इन्होंने आज तक, नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि हमने तो मांग के खाया है, भिखारी के तौर पे इन्होंने काम किया है। तो इनका शिक्षा से, किसान से क्या मतलब? अभी ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस के लोग भी लाभ उठा सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप एमएसपी दे दो ना, आपके बीजेपी के किसान। चलिए ठीक है, जल्दी से एक जवाब रेडू साहब से। एक सेकंड में सिर्फ बात कवर करता हूं वरुण जी। इनके समय में एक बदलाव आया, शायद पूरी बीजेपी घूम के ये बात नहीं बता पाए, जो जनता टीवी चैनल पर वरुण जी की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड बता रहे। ये निचोड़ है, आप रिकॉर्ड करके रख लेना। नहीं, रिकॉर्ड तो सारी डिबेट होती है, आप देख लेना बाद में सोशल मीडिया पर। ठीक है, ओके इनको चला रेडू साहब। ओके रेडू साहब, एक सेकंड की बात है, जो मैं कहने लगे वो तो बची हुई है अभी। जल्दी मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले क्या था कि सरकार जो थी ना, वो जनता के लिए काम करती थी, और सरकारें जब मुसीबत आती थी जनता के लिए संरक्षण के तौर पे खड़ा होती थी, और जनता क्या करती थी? वोट देकर सरकार बनाती थी। अब उल्टा हो गया बीजेपी के समय में। जब भी मुसीबत आती है, चाहे कोरोना काल आया, चाहे नोटबंदी की लाइनें लगी, चाहे कुछ, अभी प्रधानमंत्री ने तेल की कीमतें बढ़ी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से अनाउंसमेंट होगी कि सभी नागरिक अपनी, अब वो छोटी सी बात रखनी थी ना आपने, मेरे को एक जल्दी से आंसर लेना। जनता की, और वोट ये खुद पा रहे हैं। ओके जो जनता को वोट पानी थी, वोट ईवीएम में। ठीक है रेणु साहब, अब मुझे जल्दी से बताएं, ये रिपोर्ट कार्ड पेश करने जैसा नहीं है क्या? वरुण जी, अभी नगर निगम, नगर परिषदों के चुनाव हुए हरियाणा प्रदेश में, मैंने तब भी
शायद संदीप भारती भी एक डिबेट में मेरे साथ थे, तब भी मैंने इनसे पूछा था या दूसरे प्रवक्ता होंगे, भाई आपको 12 साल हरियाणा प्रदेश में हो चुके हैं शासन चलाते हुए, एक योजना के बाद तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे दो, मैनिफेस्टो बना लो, अच्छी बात है, लेकिन जो सरकार 3 योजनाओं से लगातार रह रही है उसको न मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत हुआ करती है, ना ही उनको रिपोर्ट कार्ड पेश करने की जरूरत होती है। पब्लिक खुद बताती है भाई तीसरी योजना है और इस प्रकार से शासन चल रहा है, और वो हरियाणा प्रदेश की जनता बता रही है। जगह जगह सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, सर केंद्र के 12 साल युवा धरने पर बैठे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं, कोई सा एक भी अक्टूबर में जब हरियाणा सरकार के 12 साल होंगे तब बात करेंगे। अभी तो मैं केंद्र के 12 साल पे बीजेपी के महाअभियान की बात कर रहा हूँ। हाँ वरुण जी, वही हाल बीजेपी का, केंद्र का भी वही हाल है। चलिए ठीक है, कौन सी सुविधा इन्होंने देने की काम की? समय हो गया, क्विक रिएक्शन संदीप भाई जल्दी से। तो ये है वरुण जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 12 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को हमने गैस सिलेंडर दिया, बड़े अपमान की 12 बात करोड़ है से भाई। ज्यादा। अब वो प्रधानमंत्री इज्जत गाड़ी योजना 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों को शौचालय मिले, 11 करोड़ से। प्रधानमंत्री जन धन योजना 50 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने अपने बैंक में खाते खुलवाए। प्रधानमंत्री हर घर नल से जल योजना 16 करोड़ से ज्यादा परिवारों के घर में सीधा डायरेक्ट पानी का कनेक्शन गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 40 लाख करोड़ रुपए देश के युवाओं को दिया गया। अब समय इतना ही है, अब ये उपलब्धियां जब आप घर घर पहुंचाएंगे, ठीक है संदीप भाई प्लीज समय हो गया, जब आप ये उपलब्धियां घर घर पहुंचाएंगे, महाअभियान चलेगा, तब देखते हैं कैसा रिएक्शन और कैसा रूप आता है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।